नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आज समाचारों की श्रृंखला शुरू करने से पहले एक बेहद विशेष संदेश। इस छायाचित्र में एक वृक्ष के तने में बने पोखर में बैठा यह पक्षी मानो हम सभी इंसानों को संदेश दे रहा है कि इस समय बाहर कोविड संक्रमण का खतरा और पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। अतः सभी के लिए यह ज्यादा बेहतर है कि चुपचाप अपने अपने घरों में रहें, इसी में सबकी भलाई है। अतः इस पक्षी द्वारा दिए जा रहे संदेश को ध्यान में रखते हुए मंडल न्यूज बुलेटिन भी आप सभी से आह्वान करता है, आप सभी लोग अपने अपने घर पर रहते हुए इस महामारी के काल में पूरी तरह से स्वस्थ व सुरक्षित रहें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का यह बुलेटिन। इस समय समूचे राज्य में आगामी 21 मई की रात 12 बजे तक संचारबंदी के आदेश लागू हैं। साथ ही अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा 22 मई तक कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसकी अवधि कल शनिवार 22 मई की रात 12 बजे खत्म होगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं कि स्थानीय जिलाधीश कार्यालय द्वारा अमरावती जिले में लागू लॉकडाउन को एक बार फिर समयावधि दी जाती है या फिर राज्य सरकार की ओर से जारी संचारबंदी को अमरावती जिले में कायम किया जाता है। इस बारे में मंडल न्यूज द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल से संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि वे फिलहाल हालात की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ स्तर पर अमरावती जिले की स्थिति को लेकर चर्चा की जा रही है, जिसके बाद आज शाम या कल नई अधिसूचना जारी की जाएगी। जिलाधीश शैलेश नवाल के मुताबिक संभवतः अमरावती जिले में जारी लॉकडाउन को कुछ हद तक शिथिल किया जाएगा, जिसके तहत जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर पहले की तरह रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक जाकर खरीदारी करने की अनुमति सर्वसामान्य लोगों को दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही आगामी 31 मई तक राज्य सरकार की ओर से समूचे राज्य में जारी किए गए संचारबंदी के आदेश लागू रहने के चलते जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान 31 मई तक पूरी तरह से बंद ही रहेंगे और अन्य सभी प्रतिबंध भी यथावत जारी रहेंगे। इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से निर्देश मिलने पर कोई नया आदेश जारी किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अमरावती संभाग के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की 15,500 डोज उपलब्ध कराई गई है। इस डोज की खेप को प्राप्त करने हेतु अकोला स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय के विभागीय लसीकरण भंडार के अधिकारियों का दल शुक्रवार की सुबह औरंगाबाद पहुंच चुका था। यह दल वैक्सीन की खेप लेकर शुक्रवार की शाम अकोला के लिए रवाना हुआ और शनिवार की सुबह इस वैक्सीन का जिला निहाय वितरण अकोला से किया जाएगा। स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की इस नई खेप से यवतमाल जिले को सर्वाधिक 11,000 डोज उपलब्ध कराई जाएंगे। वहीं बुल्ढाना जिले को 1,500 तथा अमरावती, अकोला व वाशिम जिले को 1,000 डोज की खेप दी जाएगी, जिसके जरिए 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगाया जाएगा। 2 दिन पूर्व अमरावती जिले को कोवैक्सीन के 3,000 तथा कोविशील्ड के 4,600 ऐसे कुल 7,600 कोविड प्रतिबंधात्मक डोज प्राप्त हुए थे। वहीं इससे पहले प्राप्त खेप में से करीब 500 डोज उपलब्ध थे, जिसके जरिए गत रोज अमरावती जिले में 74 सेंटरों पर कुल 8,042 लाभार्थियों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया गया और वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो जाने की वजह से शुक्रवार को जिले के सभी टीकाकरण केंद्र पूरी तरह से बंद रहे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक गत रोज अमरावती जिले में 5,160 लाभार्थियों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया, जिनमें 45 से 60 वर्ष आयु वाले 2,884 तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 1,771 लाभार्थियों का समावेश रहा। इसी तरह 2,882 लाभार्थियों को प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया गया, जिनमें 45 से 60 वर्ष आयु वाले 1,486 तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 1,234 लाभार्थियों का समावेश रहा। वहीं अब शनिवार को कोविशील्ड वैक्सीन के 1,000 डोज अमरावती जिले को मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ कोवैक्सीन का स्टॉक मिलने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अब संभवतः रविवार या सोमवार से कोविड टीकाकरण अभियान नियमित रूप से शुरू होगा। इस समय लॉकडाउन जारी रहने की वजह से जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में चोरी छिपे ढंग से काम चल रहा है, जिनके खिलाफ मनपा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही सिटी कोतवाली पुलिस थाने के पास स्थित महावीर मार्केट की एक दुकान में चोरी छिपे ढंग से काम चलने की जानकारी मिलते ही मनपा का बाजार परवाना व अतिक्रमण विरोधी पथक वहां पहुंचा। इस समय मार्केट की सभी दुकानों के शटर बंद रहने के साथ ही उन पर बाहर से ताले लगे हुए थे और मार्केट का मुख्य
मुख्य प्रवेश द्वार भी बंद था, किंतु अपने पास इस मार्केट में किसी दुकान में कामकाज जारी रहने की पक्की जानकारी रहने के चलते मनपा व पुलिस के संयुक्त पथक ने मार्केट के मुख्य प्रवेश द्वार का ताला चौकीदार से खुलवाकर भीतर प्रवेश किया। मार्केट के भीतर प्रवेश करने के बाद पहली मंजिल पर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। साथ ही वहां पर 4 लड़कियां भी मौजूद थी, जिनसे पूछताछ करने पर 5 लोगों ने टाल मटोल वाले जवाब दिए। इसी समय मार्केट की सीढ़ी वाले दरवाजे पर फंसी एक अन्य लड़की ने मदद की गुहार लगानी शुरू की, जिसके बाद मनपा का पथक सीढ़ी के पास पहुंचा और मौके पर मौजूद व्यक्ति से सीढ़ी की चाबी मांगी गई तो उसने अपने पास चाबी नहीं रहने की बात कही। ऐसे में उस लड़की को वहां से बाहर निकालने हेतु सीढ़ी के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने का निर्णय लिया गया। इस समय मनपा एवं पुलिस के संयुक्त पथक को संदेह हुआ कि संभवतः इस व्यक्ति के प्रतिष्ठान के भीतर और भी सेल्स गर्ल या कुछ लोग हो सकते हैं, जिसके मद्देनजर उन्हें बचाने और बाहर निकालने की नीयत से राजकुमार होजियरी नामक प्रतिष्ठान का ताला तोड़ने हेतु अतिक्रमण विरोधी पथक को बुलाया गया और दुकान के शटर पर लगा ताला छेनी व हथौड़ी से तोड़ दिया गया। हालांकि इस समय दुकान के भीतर कोई भी नहीं मिला, लेकिन दुकान के सभी पंखे और लाइट चल रहे थे और वहां पर हर ओर कपड़े बिखरे हुए थे, जिससे साफ अंदाजा हो रहा था इस पथक के वहां पहुंचने से पहले तक दुकान में ग्राहकी का कामकाज किया जा रहा था। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। हमको भरोसा नहीं, हमको भरोसा है, कोई नहीं। मैं क्या कोई जरूरत नहीं मेरे को जाने की, कोई नहीं, कोई तो भी जाना पड़ेगा। चल जाओ आप। नगरपालिका अपनी मनमानी कर रही है तो करने दो उनको। बंद दुकानों के ताले तोड़ना चालू है यहाँ। किरण भाई को फोन लगाना, बोलने की आवाज इतना जब बोला हूँ मैं आपको अपने अंदर दिखा व्यापारी हो तो नियम नहीं तोड़ेंगे, व्यापारी होंगे तो नियम नहीं तोड़ेंगे। लड़कियां छुपाएंगे नहीं वहाँ पे, लड़कियां ऊपर छुपाई दुकान वाला रहता किसकी शादी है, शादी अपन। अरे तो क्या टीम के गैप में से घुसाएंगा कि तू लड़कियों को? रिपोर्ट क्या कर रहे हैं? बंद कर दो यार, मेरे को मालूम ही नहीं कौन लड़की नहीं क्या ऊपर। अभी हमको बता रहे, मैंने बोला जाऊंगा। स्थानीय जिला मध्यवर्ती बैंक द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2020 के दौरान एक निजी कंपनी में 700 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए थे। इस निवेश की एवज में एक ब्रोकर को करीब 3 करोड़ 39 लाख रुपयों की दलाली प्राप्त हुई थी। यह बात पुलिस द्वारा की गई जांच में सामने आई है। साथ ही इस मामले में अब सिटी कोतवाली पुलिस ने अपनी जाँच पूरी करते हुए अगली प्रक्रिया के लिए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से मार्गदर्शन मांगा है। जिला मध्यवर्ती बैंक को किसानों के हितों हेतु काम करने वाली बैंक बताया जाता है, किंतु इन्हीं किसानों के लिए आई रकम में से इस बैंक ने वर्ष 2013 से वर्ष 2020 के दौरान अलग अलग चरणों में करीब 700 करोड़ रुपए निप्पॉन कंपनी के म्यूचुअल फंड में निवेश किए। इस निवेश के जरिए बैंक को करीब 268 करोड़ रुपए का फायदा होने की बात भी पुलिस की जाँच में सामने आई है। साथ ही निप्पॉन कंपनी के एक अधिकारी ने पुलिस जाँच के दौरान बताया कि उन्होंने बैंक से सीधे संपर्क करते हुए निवेश के लिए रकम हासिल की थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस निवेश की एवज में एक दलाल को 3 करोड़ 39 लाख रुपए की दलाली दिए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा बैंक से निवेश हेतु सीधे संपर्क किया गया तो फिर दलाल को किस बात के लिए दलाली दी गई। इस मामले को लेकर करीब 1.5 माह पूर्व 15 किसानों द्वारा सिटी कोतवाली पुलिस थाने के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने बैंक के प्रशासक सतीश भोसले से विस्तृत जानकारी मांगी थी और प्रशासक सतीश भोसले ने बैंक का ऑडिट करवाया। इसी ऑडिट के जरिए इस निवेश हेतु 3 करोड़ 39 लाख रुपए की दलाली दिए जाने की बात सामने आई, जबकि निवेश करने वाली बैंक तथा निवेश हेतु रकम लेने वाली कंपनी द्वारा एक दूसरे के साथ सीधा व्यवहार करते समय किसी को भी दलाली देने की जरूरत नहीं थी और यदि यह दलाली नहीं दी गई होती तो यह रकम बैंक के हिस्से में आई होती। ऐसे में दलाली दिए जाने की वजह से बैंक को 3 करोड़ 39 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में अब इस मामले में आगे क्या किया जाए, इस हेतु कोतवाली पुलिस द्वारा पुलिस आयुक्त के पास मामला भेजते हुए उनसे मार्गदर्शन मांगा गया है। जिले में कुल 40 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा 5 कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2373 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय 1400 बेड पर कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है। साथ ही 967 बेड रिक्त हैं। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर सहित जिले में कोविड अस्पतालों व कोविड हेल्थ केयर सेंटरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से मरीजों के इलाज हेतु उपलब्ध बेड की संख्या भी बढ़ रही है। साथ ही अब पहले की तुलना में रिक्त रहने वाले बेड की संख्या भी बढ़ गई है। इसे एक तरह से जिले के लिए राहत वाली स्थिति माना जा सकता है। विगत 7 मई से लॉकडाउन एवं संचारबंदी के चलते कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा संचालित पुराना कॉटन मार्केट स्थित थोक सब्जी मंडी व फल मंडी पर ताला लटका हुआ था और गत रोज जिलाधीश द्वारा अनुमति व छूट दिए जाने के बाद करीब 14 दिन पश्चात थोक सब्जी व फल मंडी में शुक्रवार 21 मई से दोबारा कामकाज शुरू हुआ। यहाँ पर पहले ही दिन 80 टेम्पो व 60 ट्रक में 2715 क्विंटल साग सब्जी तथा 2160 क्विंटल फलों की रिकॉर्ड तोड़ और बम्पर आवक हुई। इस आशय की जानकारी देते हुए मंडी सचिव दीपक विजयकर ने बताया कि शुक्रवार
मंगलवार को 40 टेम्पो व 2 ट्रक सब्जी, 30 टेम्पो व 3 ट्रक फल तथा 10 टेम्पो व 2 ट्रक आलू व प्याज की आवक हुई है। इस समय कोविड संक्रमण का खतरा जारी रहने के साथ ही म्यूकरमाइकोसिस नामक बीमारी का संकट भी पैदा हो गया है, जो विशेष रूप से मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित रहने वाले कोविड संक्रमित मरीजों को अपना शिकार बना रहा है। ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण इतना अधिक खतरनाक होता है कि इसकी वजह से संक्रमित मरीज की एक अथवा दोनों आंख ऑपरेशन के जरिए निकालनी पड़ सकती है। साथ ही अगर यह फंगस मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए तो मरीज की जान बचाना भी मुश्किल होता है। यह फंगस नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और साइनस में घर बनाते हुए आंखों और मस्तिष्क की ओर आगे बढ़ता है। इस दौरान यह चेहरे के भीतर रहने वाले जबड़े की तमाम हड्डियों को खाकर नष्ट कर देता है। इस फंगस की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। साथ ही सबसे खतरनाक बात यह है कि इस फंगस की चपेट में आने के बाद यदि समय रहते इसकी ओर इलाज नहीं दिया गया तो ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। यह ऑपरेशन काफी जटिल रहने के साथ साथ बेहद महंगा भी होता है। साथ ही मरीज को बचाने हेतु लगने वाली दवाइयाँ भी काफी महंगी होती है। इस बीमारी के इलाज में करीब 4 से 5 लाख रुपए आसानी से खर्च हो जाते हैं। इसके बावजूद भी मरीज की जान बचने की कोई गारंटी नहीं होती। इस बीमारी को लेकर मिल रही खबरों और इसकी भयावहता को देखते हुए मंडल न्यूज द्वारा शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों तथा नेत्र रोग व ENT विशेषज्ञों से इस बारे में चर्चा की गई, जिनमें डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू, डॉक्टर अविनाश चौधरी, डॉक्टर क्षितिज पाटिल, डॉक्टर नीरज मुर्के, डॉक्टर अनिल धामोरीकर व डॉक्टर मनीष टोटे का समावेश रहा। हमने इन चिकित्सकों से इस बीमारी के लक्षणों, परिणाम व इलाज के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। साथ ही इस बीमारी से बचने हेतु क्या कदम उठाए जाएं और कौन से उपाय किए जाएं, इसे लेकर भी बातचीत की। इसमें से अधिकांश विशेषज्ञों का कहना रहा कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस हम सभी के बीच काफी पहले से मौजूद है और यह कोविड वायरस की तरह कोई नई बीमारी नहीं है, किंतु अब तक इस बीमारी का कोई खास असर नहीं देखा जाता था। लेकिन इन दिनों कोविड से संक्रमित होने वाले मरीजों, विशेषकर मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित मरीजों तथा कोविड संक्रमण के दौरान स्टेरॉयड के अधिक प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने वाले मरीजों के इस बीमारी की चपेट में आने का खतरा काफी अधिक बढ़ गया है। यही वजह है कि गत रोज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय द्वारा भी अमरावती के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस बीमारी के खतरे और इससे बचने के उपायों पर विचार मंथन करने हेतु जिलाधीश कार्यालय में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। इस समय जिले में कोविड की संक्रामक महामारी पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व स्थानीय स्वराज संस्था द्वारा बेहद कड़ाई के साथ प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे गतिमान करते हुए अब जिला परिषद के विश्राम गृहों में कोविड केयर सेंटर व समुपदेशन केंद्र स्थापित किया गया है, जहां पर आवश्यक उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस कोविड केयर सेंटर व समुपदेशन केंद्र का राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों शुभारंभ किया गया। मालटिगड़ी के पास स्थित जिला परिषद के विश्राम गृह में फिलहाल 20 बेड की क्षमता वाला कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है, जहां पर 2 बेड पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहां 10 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराने का नियोजन किया जा रहा है। इस केंद्र में मरीजों के इलाज व देखभाल हेतु 1 वैद्यकीय अधिकारी, 3 समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी तथा 2 परिचारिका कार्यरत रहेंगे। आम्ही गेल्या 2, 3, 4 महिन्यांपासून नव्हे तर 1-1.5 वर्षापासून सातत्याने आरडाओरडा करतोय की बाबांनो काळजी घ्या। या ठिकाणी ही जी महामारी आहे ही कठीण वेळ आहे आणि आपल्याला आपली स्वतःची म्हणजे प्रत्येकानं जबाबदारीनं वागणं अपेक्षित आहे। या ठिकाणी अमरावतीमध्ये देखील आपल्याला सगळ्यांना ठाऊक आहे की सगळ्यात पहिले वाढले, मग कमी झाले, मग परत वाढले, आता परत थोडं बहुत कमी होत आहेत, पण प्रत्येकानं काळजीने आणि जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे। आज या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून एक कोविड केअर सेंटर पुन्हा एकदा त्याचं आम्ही उद्घाटन या ठिकाणी केलेलं आहे। आता बघा परिस्थिती इतकी कठीण आलेली आहे की रेस्ट हाऊसेस देखील आपल्याला कोविड केअर सेंटर्स म्हणून इथं बनवावे लागत आहेत आणि ही काळाची गरज आहे। सगळ्यांनी काळजीपूर्वक राहावे अशी विनंती आहे। स्वतःची काळजी घ्यायची आणि समाजाची पण घ्यायची ही संकल्पना आज 21 मेच्या दिवशी आहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के स्मृति दिवस अवसर पर शहर की विधायक सुलभा खोड़के तथा शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उनकी स्मृति में सुपर कोविड अस्पताल, जिला सामान्य अस्पताल तथा PDMC अस्पताल जाकर जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करने के साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में मास्क व सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। इससे पहले शहर कांग्रेस कमेटी के चौबलवाड़ा स्थित कार्यालय में विधायक सुलभा खोड़के तथा कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत एवं पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले की प्रमुख उपस्थिति में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृतियों का अभिवादन किया गया।
कांग्रेस शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में मांग की गई है कि 22 मई को खत्म होने वाले कड़े लॉकडाउन के बाद शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि विगत 1.5 माह से अमरावती शहर में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में सभी व्यवसायी व दुकानदार अब त्रस्त हो चले हैं। अमरावती जिले में उजागर हुए रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में लिप्त आरोपियों को बचाए जाने का निषेध करते हुए लड़ा संगठन द्वारा तिवसा ग्रामीण अस्पताल परिसर में मुंडन आंदोलन किया गया, जिसके तहत लड़ा संगठन के अध्यक्ष संजय देशमुख तथा जिला अध्यक्ष योगेश लोखंडे ने खुद मुंडन कराते हुए आरोपियों को बचाने वाले लोगों का निषेध किया। अमरावती जिल्ह्यामध्ये काही दिवसापूर्वी रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळा बाजार घडला होता आणि त्या काळा बाजार करणाऱ्यांना तातडीनं जामीन मिळाला। त्यांच्या निषेधार्थ आणि जामीन एका दिवसात कसा मिळू शकतो त्याच्यामागे कुठली राजकीय शक्ती तर नाही ना, त्या राजकीय शक्तीच्या निषेधार्थ लढा संघटनेने आज मुंडन आंदोलन केलं। खरं तर त्याला जामीन मिळूच नये अशा प्रकारची ती भूमिका होती, ती वातावरण होतं। कोरोनाच्या या काळामध्ये रेमडेसिविर इंजेक्शन अतिशय महत्त्वाचं आणि त्याची 900 रुपयाचं इंजेक्शन 30-30 हजार लोकांनी विकत घेतलं। ज्यांना मिळालं नाही, ज्यांच्याकडे पैसे नव्हते असे लोक अनेक मृत्युमुखी पडले होते। अशा प्रकार करणाऱ्यांना जन्मठेप व्हावी अशा प्रकारची लढा संघटनेची मागणी आहे। खरं तर त्या रेमडेसिविरचा काळा बाजार करणाऱ्यांच्या मागे जे की राजकीय शक्ती असेल त्यांच्या निषेधार्थ देखील लढा संघटनेने आज मुंडन आंदोलन केलं आहे। असा प्रकार होऊ नये आणि पोलिसांनी सखोल चौकशी करावी, ज्यामध्ये जे दोषी असेल ते निपक्षपणे गुन्हे दाखल करून अटक करावी अशा प्रकारची मागणी लढा संघटना करेल। इस समय लॉकडाउन एवं संचारबंदी लागू रहने के बावजूद लोग बाग बिना वजह अपने घरों से बाहर निकलने और सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूमने से बाज नहीं आ रहे। इस बात के मद्देनजर पुलिस द्वारा पंचवटी चौराहे पर नियमों का उल्लंघन करने वाले कई लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। कोविड महामारी के कारण बीते कुछ सप्ताह से होने वाली मौतों का प्रमाण बढ़ा है और आने वाले समय में अगर कोरोना की तीसरी लहर हमला करती है तो परिस्थिति और भी विकट हो सकती है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे की सोच रखते हुए मनपा प्रशासन ने गोबर कांडी लकड़ी से मृतकों के पार्थिवों का दाह संस्कार करने की प्रायोगिक नीति अपनाई है। गुरुवार को मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गौरक्षा प्रमुख विजय शर्मा समेत अन्य प्रतिनिधियों के साथ निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने चर्चा की। गोबर से निर्मित कांडी से दाह संस्कार करने से लकड़ी की समस्या का हल होगा और ऐसा करना पर्यावरण पूरक भी रहेगा। ऐसा प्रस्ताव विजय शर्मा द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोडे के समक्ष रखा गया। विजय शर्मा ने कहा कि एक गोबर कांडी का वजन 900 ग्राम होता है और गोबरी की तर्ज पर इस कांडी को चांदू रेलवे स्थित वात्सल्यम गौ अनुसंधान केंद्र में तैयार किया जाता है। इस गोबर कांडी के जरिए दाह संस्कार करना पर्यावरण पूरक भी होगा। शिवसेना के विभाग प्रमुख सचिन ठाकरे द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोडे को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि 70 से 90 वर्ष आयु वाले वयोवृद्ध नागरिकों के लिए कोविड टीकाकरण केंद्रों पर आना संभव नहीं हो पा रहा, साथ ही भीड़भाड़ में उनके संक्रमित होने का खतरा भी होता है। ऐसे में बुजुर्ग नागरिकों के लिए मनपा द्वारा मोबाइल टीकाकरण वैन शुरू की जाए और उन्हें उनके घर पर जाकर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जाए। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की शीतकालीन 2020 ऑनलाइन परीक्षा गुरुवार को प्रारंभ हुई, जिसके तहत पहले दिन 7000 विद्यार्थियों ने बिना किसी दिक्कत के यह ऑनलाइन परीक्षा दी। इस परीक्षा हेतु सभी महाविद्यालयों द्वारा गूगल फॉर्म के जरिए परीक्षा से 1 घंटा पहले विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रिकाएं भेजी गई थी। यह परीक्षा सुबह 10 से 11, दोपहर 12 से 1 तथा दोपहर 3 से 4 बजे तक ऐसे 3 चरणों में ली गई और पहले दिन 27 विषयों की परीक्षा का नियोजन किया गया। साथ ही अब शनिवार 22 मई को ऑनलाइन परीक्षा का नियोजन किया जा रहा है, जिसके अनुसार सभी विद्यार्थियों को टाइम टेबल भेजा जा चुका है। जिले में आज शुक्रवार 21 मई को 893 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही जिले में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 87,071 पर जा पहुंची। वहीं शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 17 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें सभी स्थानीय मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोविड मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1338 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के 166 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1504 पर पहुंच गया है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 6 व ग्रामीण क्षेत्र के 11 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 1016 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 76,305 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9,428 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,260 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7,168 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 1,942 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 1,675 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5,811 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं।
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि अमरावती जलापूर्ति योजना के सिंभोरा हेडवर्क में आगामी 31 मई को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा देखभाल व दुरुस्ती का काम सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। अतः अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत भीम टेकड़ी, मायानगर, बेनोडा ट्रेंच, अर्जुन नगर, राठी नगर, विदर्भ महाविद्यालय, पैराडाइज कॉलोनी, राहटगांव, नवसारी, महादेव खोरी, जेल रोड व कैंप परिसर स्थित जलकुंभों से 31 मई को जलापूर्ति नहीं की जाएगी। इस समय शहर में कई सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से बैनर, पोस्टर व फ्लेक्स के होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिससे शहर की सुंदरता खराब हो रही है। साथ ही कई होर्डिंग्स की वजह से यातायात में भी अवरोध पैदा हो रहा है। इस बात के मद्देनजर मनपा के बाजार व परवाना विभाग तथा अतिक्रमण विभाग द्वारा कल से कार्रवाई करते हुए इन सभी बैनर, पोस्टर व होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू किया गया। इस कार्रवाई के दूसरे दिन राजकमल, जयस्तंभ, इरविन, पंचवटी, गाड़गेनगर, शेगांव नाका, कठोरा नाका व चांदनी चौक परिसर में लगे करीब 72 होर्डिंग्स को मनपा पथक द्वारा हटाया गया। इस समय कोविड महामारी का प्रादुर्भाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी कोरोना योद्धा के तौर पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रहा है। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा की दृष्टि से अंजनगांव के वास्तु विशारद गजेंद्र ठाकरे ने स्वयं स्फूर्त रूप से आगे आते हुए चिंचोली रहमापुर पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस कर्मियों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। गत रोज राज्य के आदिवासी राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे पर्यटन नगरी चिखलदरा पहुंचे और उन्होंने यहां पर विविध विकास कामों का जायजा लिया। साथ ही कोरोना, स्वच्छता, स्वास्थ्य व आदिवासी विभाग की समस्याओं पर चर्चा भी की। इसके अलावा उन्होंने प्रस्तावित स्काई वॉक स्थल पर भी जाकर काम का जायजा लिया। इस समय उनके साथ तहसीलदार माने, मुख्य अधिकारी पांझड़े व एपीओ किशोर पटेल आदि उपस्थित थे। इस समय आदिवासी राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे के ध्यान में 10 माह के भीतर ही भंगार हो चुकी 9 करोड़ रुपयों की लागत वाली इमारत का मामला भी लाया गया, जिसके बारे में राज्य मंत्री तनपुरे ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिले भर में कोरोना की विकट परिस्थितियों को देखते हुए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अमरावती जिले के लिए 20 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए थे, जिसमें डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज को 10 वेंटिलेटर प्रदान किए गए थे। इनका विधिवत लोकार्पण पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के हाथों किया गया। महाराष्ट्र राज्य धोबी परीट समाज महासंघ की ओर से जिलाधीश शैलेश नवाल को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि लॉकडाउन काल के दौरान लॉन्ड्री व्यवसायियों को रोजाना 6 घंटे लॉन्ड्री खोलने की अनुमति दी जाए। ज्ञापन में बताया गया कि विगत 15 महीने से लॉन्ड्री व्यवसाय पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से लॉन्ड्री व्यवसायियों पर भुखमरी की नौबत आन पड़ी है। दक्षिण जोन क्रमांक 4 बडनेरा में शुक्रवार की सुबह 10 बजे बेवजह घर से बाहर घूमने वाले लोगों की RT-PCR जांच की गई। इस हेतु बडनेरा रोड स्थित नवाते नगर पर मनपा की मोबाइल वैन खड़ी की गई थी और आइसोलेशन अस्पताल की टीम ने करीब 150 लोगों को पकड़कर उनकी RT-PCR जांच की। गत रोज सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मालवीय चौक से जयस्तंभ चौक परिसर में एक्साइज बैटरीज दुकान के सामने 3 अज्ञात बदमाशों ने मनोज चौधरी नामक व्यक्ति की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर उसके पास 19,50,000 रुपयों से भरी बैग छीनने की कोशिश की थी, किंतु लूट की यह कोशिश नाकाम हो गई थी। इस घटना की तहकीकात करने के लिए सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग टीमें तैयार की हैं और दोनों टीमें लुटेरों को पकड़ने के लिए अलग अलग एंगल से जाँच कर रही हैं। बीती शाम फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले महादेव खोरी जंगल परिसर में नाबालिग प्रेमी युगल के शव फांसी लगी अवस्था में पाए गए थे। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक इस प्रेमी युगल ने संभवतः 2-3 दिन पहले एक साथ फांसी लगाई थी, जिसकी जानकारी गुरुवार की शाम सामने आई। साथ ही मृतक लड़के व लड़की की तुरंत ही शिनाख्त भी कर ली गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने अपनी जाँच शुरू कर दी। इस बारे में फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन के थानेदार पुंडलिक मेश्राम ने बताया कि गुरुवार की शाम बरामद किए गए दोनों नाबालिगों के शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को किया गया, जिसके बाद उनके शव संबंधित परिवारों के सुपुर्द किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या की वजह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल दोनों नाबालिगों के परिजन बेहद सदमे में हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा काफी संभल कर इस मामले की जांच की जा रही है। नांदगांवपेट व वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में बुधवार को 2 लोगों की डूबने से मौत हुई। नांदगांवपेट थाना क्षेत्र स्थित कुएं में डूबकर मध्य प्रदेश के शंकर कॉलोनी निवासी 41 वर्षीय रामचरण अहिरवार की मौत हुई। यह व्यक्ति इस खेत में चौकीदारी का काम करता था। वहीं वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पेढ़ी नदी में डूब जाने की वजह से भातकुली तहसील अंतर्गत जावरा गाँव निवासी 53 वर्षीय नागोराव खैरकर की मौत हुई। संबंधित पुलिस थानों द्वारा दोनों मामलों की जाँच की जा रही है। कारंजा से यवतमाल की दिशा में आ रही कार ने रास्ते में सड़क किनारे खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में कार में सवार नाना और उनके युवा पोते की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। यह हादसा बुधवार की रात नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मंगरू चौवाला पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले शिवराव फाटे के पास घटित हुआ। मृतकों की शिनाख्त पांडरकौड़ा निवासी 85 वर्षीय मोहनलाल पोद्दार तथा यवतमाल के पेशवे प्लॉट निवासी 27 वर्षीय कार्तिक चौधरी के तौर पर हुई है।
बुधवार को अमरावती शहर में संजय पुनसे नामक एक एम्बुलेंस चालक की मौत हुई थी, जिसके बाद करीब 15 से 20 एम्बुलेंस चालकों ने अपने एम्बुलेंस वाहनों के सायरन बजाते हुए हिंदू स्मशान भूमि तक अंतिम यात्रा निकाली थी। यह नजारा देखकर शहरवासी काफी घबरा गए थे। ऐसे में लॉकडाउन संबंधी नियमों का उल्लंघन होने के चलते सिटी कोतवाली पुलिस ने 12 एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ दफा 135 व 188 के तहत अपराध दर्ज किया है। अकोला में 2 रुपए प्रति किलो अनाज का लाभ दिलवाने हेतु राशन कार्ड बनाकर देने के लिए 1000 की रिश्वत मांगकर पहली किस्त के रूप में 500 रुपए स्वीकारने वाले राशन दुकानदार को एसीबी की टीम ने अपनी हिरासत में लिया है। अकोला की रामदासपेट पुलिस ने महिलाओं एवं लड़कियों को रुपयों का लालच देकर उनसे देह व्यापार कराने वाली टोली का पर्दाफाश गुरुवार को किया। शहर के सातव चौक स्थित प्रसाद कॉलोनी के ओंकार अपार्टमेंट में यह देह व्यापार चल रहा था। पुलिस द्वारा छापा मारे जाने के समय अंबिकापुर निवासी ऋषिकेश मालोकर व दापोरा निवासी अनंत गावंडे नामक 2 युवक आपत्तिजनक हालत में दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। वहीं 3 मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल सहित 67,020 रुपए का माल भी बरामद किया। अंजनगांव सुरजी के दत्त मंदिर सहित क्षेत्र के घरों में सेंधमारी करने वाले शेख आरिफ उर्फ कालिया शेख हारून नामक शातिर चोर को ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने अकोला जिले के धामनगांव चोरे गांव से हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद इस चोर ने अंजनगांव सुरजी के दत्त मंदिर सहित गुलजारपुरा व मोचीपुरा में स्थित एक घर तथा अकोट रोड स्थित बियर बार में चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का काफी माल भी बरामद किया है। यवतमाल जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बंदरों द्वारा काफी उत्पात मचाया जा रहा है और अनाज सहित अन्य वस्तुओं की बर्बादी करने के साथ ही पुलिस ने नागरिकों पर भी हमला बोलना शुरू किया है। गुरुवार को डेहनी गांव में 8 लोगों को बंदरों ने काटा, जिससे गांव वासियों में काफी दहशत फैल गई है। दरियापुर तहसील अंतर्गत बोराला गांव में महावितरण की डीबी भड़कने से भीषण आग लगने की घटना शुक्रवार की दोपहर 2 बजे सामने आई। इस घटना के चलते यहां पर काफी हड़कंप मच गया, लेकिन सौभाग्य से गांव वासियों की सतर्कता के चलते किसी भी तरह की जीवित अथवा वित्त हानि नहीं हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।